काम नहीं होने देंगे, नहीं यहाँ तो नहीं जाने देंगे। बच्चे तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, लेकिन उस बात में कोई दम नहीं है। आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि हम 26% चीज़ों को 1,52,000 करोड़ रुपये में बेच देंगे, लेकिन हम बिकने नहीं देंगे। और इसके लिए हम क्यों नहीं बिकने देंगे, उसका कारण यह है कि हमारा एक एक साथी, नौजवान साथी, 6.5 लाख लोग आज भारतीय रेल में जो हैं वो युवा साथी हैं, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। अगर रेलवे बिक गई तो उनके सपने टूट जाएंगे, वो काम कहाँ करेंगे। तो इसलिए नौजवान साथियों के भरोसे पर मैं कह सकता हूँ कि हम रेलवे को बिल्कुल बिकने नहीं देंगे, पुरानी पेंशन को बहाल कराएंगे और आने वाले समय में भारतीय रेल को और बेहतर चलाएंगे। हमने पूरे देश में रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण किया है। एक मास मूवमेंट खड़ा करने का काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें तमाम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पत्रकार साथियों को भी जोड़ रहे हैं, बेरोजगार साथियों को भी जोड़ रहे हैं, शिक्षकों को भी जोड़ रहे हैं, राज्य कर्मचारियों को भी जोड़ रहे हैं। तमाम संगठन जो है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को भी जोड़ रहे हैं, जिन्होंने बिहार में इतना ज़बरदस्त आंदोलन किया। और पंजाब के किसानों को हम लोग सलाम करते हैं कि उनकी वजह से इस इतनी मजबूत कहे जाने वाले प्रधानमंत्री को ये सारे जो नियम कानून हैं जो उन्होंने बनाए थे नए एक्ट को ला करके उसको वापस लेने का काम करना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे साथी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किए तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर ये जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होगी और नई पेंशन जो है उसको स्क्रैप करने का काम होगा। हमें इस बात की पूरी आशा है। सर, ये एम्बुलेंस यहाँ के हॉस्पिटल को दी गई है, लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में तो किसी तरह की सुविधा नहीं, सीधा रेफरल ही किया जाता है। जितने भी आपके मुलाजम रेलवे के हैं सभी को रेफरल ही किया जाता है। यहाँ हर बार बंद रहता है हॉस्पिटल। इसके लिए भी आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? अच्छा है कि ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई सही शक नहीं है कि जो भारतीय रेल की मेडिकल सर्विसेज हैं अभी भी तमाम जो सिविल या सरकारी सर्विसेज हैं मेडिकल, उनसे काफ़ी अच्छी है। दिक्कतें हैं, जैसे डॉक्टर्स नहीं मिलते, कभी कभी पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो जाती है। तो हमने फैसला करा दिया है कि कहीं भी जहाँ कहीं भी डॉक्टरों की कमी होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होगी, वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल डायरेक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को रखने की परमिशन अपने DRM को देने का काम हो गया। तमाम जो लोग पहले पैसा के खर्चे को देखते हुए GM को भेजे जाते थे, वो उनके केसेस जो है वो रेलवे बोर्ड को जाते थे, वो पावर अब DRM के पास आ गई है। 5 लाख से ऊपर खर्चा जो है वो हमारा DRM कर सकता है रेफरल के केस में। तो रेफरल तो जहाँ कहीं इमरजेंसी है वहाँ पर होना भी चाहिए और होगा भी, लेकिन अगर हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं तो उनको निश्चित तौर पर हम लोग इन-हाउस बात करके पूरा कराने का काम। यहाँ तो किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है सर, किसी भी तरह की। यहाँ मुलाजम रेलवे का जाते उसको रेफर किया जाता है और कुछ भी नहीं है। इवन यहाँ अभी भी आप जाके देखिए बंद ही रहता है, वहाँ पूरी तरह से बंद है, ताले लगे हुए हैं। हम इसका पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने बठिंडा के अस्पताल को मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, ये बात सही है, लेकिन हमने बठिंडा के जो चिकित्सा व्यवस्था थी अपने रेलवे की, जब मैं आया था तो बहुत बेहतर थी। 2 डॉक्टर यहाँ होते थे, एक लेडी डॉक्टर भी यहाँ होती थी। तो अभी उसमें क्या कमी आई है आपने बताया, हम निश्चित तौर पर अपने साथियों से बात करेंगे और उसको पूरा भी कराएंगे। ऐसा नहीं जैसे बात करके चले जाएंगे, अगर कुछ कमियाँ होंगी उसको ठीक करेंगे। लेकिन जहाँ तक रेफरल की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास सुविधा नहीं है और हमने रेफरल की सुविधा कराई हुई है तो वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है, ताकि लोग जाएंगे और उस पर भी आगे जाकर के जो पैनल पे हॉस्पिटल लिए गए हैं वो भी वहाँ भी पूरी तरह से उनको नहीं एंटरटेन किया जाता है मुलाजिम को, फिर उनको जाना दिल्ली या माला ही पड़ता है। नहीं, अगर उनको जो पैनल पे हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं है तो उसके बारे में तो अगर कोई शिकायत करेगा तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा। उन्हीं हॉस्पिटल को रखा जाएगा जो कि पूरी सुविधाएँ दे सके, और उसके लिए बाकायदा पूरा बना हुआ है तंत्र है, अपने CMS हैं, दूसरे लोग हैं, वो आकर के उसको समय समय पर चेक करते हैं। और यूनियन भी इस मामले में बहुत सजग है, यहाँ पर उनको पता चलता है कि जरा अभी दिक्कत है। अभी कोरोना काल में जो रेलवे वालों ने किया वो शायद किसी ने नहीं किया, इसलिए कि हम तमाम जो है वो संस्थानों को ये कहा गया कि आप घर के अंदर रहिए, लेकिन हमने 11,500 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलाई। अगर राशन नहीं पहुँचाते, दूध नहीं पहुँचाते, एसेंशियल कम्युनिटी नहीं पहुँचाते, तो जितने लोग कोरोना से मरे उससे ज़्यादा तो लोग जो है वो भूख से मर जाते। तो इसीलिए हम लोग ने पूरी कोशिश करी कि इसको जो है वो हम रेलवे को जो है चलाने करें। इसमें कीमत भी हम लोगों ने अदा की इसकी। 3,000 से ज़्यादा हमारे साथी शहीद हो गए, जैसे गाड़ियों को चलाने में, मेंटेनेंस करने में। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जब हमारे साथी जान दे करके भी अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए हर समय तैयार है तो उनको पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, और जहाँ नहीं मिलेंगी वहाँ हमारे पास संघर्ष का विकल्प है।
संगठन ऐसा है कि मजबूत है और निश्चित तौर पर हम संघर्ष भी करेंगे और जो हमको नहीं मिला है उसको हासिल भी करेंगे। जैसे कि रेलवे को गरीबों का रथ कहा जाता है, लेकिन गरीबों की मतलब देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन जो है उनका जो फेयर है वो एक्सप्रेस के मुकाबले बराबर किया गया है और अभी भी उन गाड़ियों में रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। बार बार ये लगातार 1.5-2 साल से यही बयान आ रहा है कि इसको हम अनरिजर्व गाड़ियाँ कर रहे हैं, बट अभी तक नहीं हो पा रही है। क्या नहीं, अभी तो बोर्ड ने आदेश कर दिए हैं कि 1 मार्च के बाद जी जो भी गाड़ियाँ चली हैं जी वो पुराने सारे सिस्टम बहाल कर दिए गए हैं। जी अभी उसमें कुछ चीज़ें चूँकि चेंज हो गई थी जिनको किस के माध्यम से बदलना था, कुछ सुविधाएं थी, कुछ कंसेशंस थे, उनमें पत्रकारों के भी कंसेशंस हैं, सीनियर सिटीजन्स के भी कंसेशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बहाल हो जाएंगी। बिस्तर बंद हो गया था वो उसको दे रहे हैं, सारी सुविधाएँ अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं एक बात आप साथियों से जरूर कहूँगा कि रेलवे को जो है वो अगर हमें बेहतर तरीके से चलाना है और लोगों को सुविधाएं देनी है तो जो पैसा दे सकता है उससे हमें पैसा लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। गरीब आदमी से गरीबों पे हमको इसका भार नहीं डालना है निश्चित तौर पर। लेकिन हमें तब अफसोस होता है कि जब तक आदमी भारतीय रेल पे यात्रा करता है तब तक तो गरीब रहता है, और जैसे वहाँ से उतर करके अपने घर जाने के लिए ऑटो पकड़ता है या दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट के साधन को पकड़ता है तो फौरन अमीर हो जाता है। आप वहाँ आएंगे तो 10 रुपये दे के आएंगे और घर जाएंगे तो 50 रुपये देंगे। तो ये गरीबी और अमीरी का जो मापदंड है उस पर भी विचार होना चाहिए और रैशनलाइजेशन जो है वो हमेशा एक तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल आपसे एकमत हूँ कि गरीबों के ऊपर इसका भार नहीं डालना। इसी वजह से गाड़ी में अभी भी ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियाँ खाली जा रही हैं जितनी भी गाड़ियाँ। उसका कारण जो है भारतीय रेल नहीं है, उसका कारण देश की अर्थव्यवस्था है जो पूरे तौर पर चौपट हो चुकी है पिछले 4-5 वर्षों में। उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ और मैं राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जब से नोटबंदी हुई इस देश के अंदर, कोरोना आया इस देश के अंदर, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग रोजी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यात्रा काहे के लिए करेंगे। यात्रा करता था आदमी जो है वो अपना कुछ न कुछ रोजी रोजगार के लिए। बाकी ट्रांसपोर्ट में तो बहुत रश है सर, खाली रेलवे में ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो परिस्थिति आज हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है वही दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है। ये जरूर हुआ है कि सड़कें थोड़ी अच्छी हो गई हैं, जिनके पास पैसे हैं वो जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन गरीबों के पास में पैसे नहीं है, जिनके लिए भारतीय रेल ही एक सहारा है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पैसे आए तो हम यात्रा करें। नहीं सर, उसका नुकसान ये है कि आप मेरे को अगर एकदम से जाना मुझे रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, नहीं करवाऊंगा तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी, या मैं कैंसिल करूँगा या बस से जाऊँगा। यही मेरे पास अल्टरनेट है। उससे भाई आप जो बात कर रहे हैं बड़ी विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गाड़ियाँ खाली हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रिजर्वेशन। अगर आज तो आपको वो सुविधा दे दी गई है कि आप चाहे तो अपने मोबाइल पर रिजर्वेशन करा सकते हैं। गाड़ियाँ खाली हैं तो रिजर्वेशन करा लीजिए, और नहीं खाली हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अनरिजर्व डिब्बे लगना बंद हो गए हैं, वो भी लग रहे हैं, उनमें यात्रा की जा सकती है। बहरहाल कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि भारतीय रेल अपना काम कर रही है। बाकी जो साथी आएंगे उनको हम लोग एक जहाँ वो जाना चाहते हैं उनके डेस्टिनेशन पर जरूर पहुँचाएंगे। अब लोग आएंगे नहीं तो ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये भारत सरकार की कमी है या उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर हमारा कोई योगदान नहीं है। एज ए यूनियन हम उनका कोई कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हीं की मदद कर सकते हैं, उन्हीं की सेवा कर सकते हैं जो हमारे पास आएंगे। धन्यवाद।